press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आरएल सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए और कुछ असाइनमेंट का क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया था। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम उन असाइनमेंट के क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को बताएंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आरसी सर्किट से रिलेटेड ट्रांजिएंट के न्यूमेरिकल। कि आरसी सर्किट अगर आप गिवन हो, यानी रेसिस्टर और कैपेसिटर से रिलेटेड अगर आपका सर्किट है तो उस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से बनाएंगे। और डेफिनेटली चूँकि अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड की ही बात कर रहे हैं तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको उस वक्त अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग लेक्चर नंबर 1 में जो बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर डिस्कस किया गया है उसको जो है थोड़ा सा एक बार फिर से देख लें कि कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसका कैसा होता है और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स उसका कैसा होता है। ठीक है, डीसी के लिए। और लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने डीसी रिस्पॉन्स ऑफ एन आरसी सर्किट डिस्कस किया है, बहुत सारे जो है एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे, ग्राफ डिस्कस किया था। तो ये सब चीज़ अगर आप लोगों का क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल का आंसर आएगा I = 3.33 इंटू e⁻⁻40t। उसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल में दो चीज़ें पूछी गई थी, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल का आंसर आएगा I = -0.67 e⁻20t + 2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 चूँकि ये लास्ट ईयर के झारखंड पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है और मेरा इरादा है कि लास्ट ईयर यानी 2019 का जितना भी न्यूमेरिकल है उसको एक वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो इसका आंसर उस वक्त बताया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड बातें। अब आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं आरसी सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ज़रा समझिएगा कि एक सर्किट है जिसमें स्विच जो है वो क्लोज था एट t = 0। सडनली स्विच को ओपन कर दिया गया तो आपको बताना है कि करंट का इक्वेशन I जो करंट है उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में पहले भी बताया जा चुका है कि एट t = 0 से पहले यानी t = 0 माइनस पर आपका सर्किट स्टडी स्टेट गेन कर चुका था, अटेन कर चुका था, ये आपको मान के चलना है। तो अगर आप गौर से देखें तो टोटल दो तरह की कंडीशन है, स्विचिंग एक्शन के बाद और स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले, यानी एट t = 0 प्लस क्या होगा और एट t = 0 माइनस क्या होगा। तो स्विचिंग एक्शन से स्विचिंग एक्शन के बाद जो है ये मेरा 200 वोल्ट का सप्लाई का कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो हम अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि सिर्फ एक कैपेसिटर है और एक रेसिस्टर है। ठीक है, और करंट फ्लो कर रही है। तो अगर हम KVL लगाना चाहें तो I × R हो जाएगा और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है 1/C ∫I dt। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा दिया मैंने। अब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 50 di/dt हो जाएगा। ये कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है इसलिए कैंसिल होकर सिर्फ I बचेगा। ठीक है, अब हम di/dt के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड होता है वो। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में di/dt का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड करने के बाद इस तरह का इक्वेशन हो जाएगा। अब d/dt की जगह पर हम कैपिटल D लिख रहे हैं तो d + 1/250 माइक्रो इंटू I आ गया। ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चूँकि इसमें RHS कुछ है नहीं तो आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना नहीं है, सिर्फ ट्रांजिएंट पार्ट होगा, IC होगा। ठीक है ना, IC होगा। तो IC का फॉर्मूला हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने पर D की क्या वैल्यू आएगी, यानी f(d) को अगर 0 से इक्वेट कर दें तो D की जो वैल्यू आएगी उसी को E के एक्सपोनेंट में रखा जाता है। तो IC का वैल्यू हो जाएगा C × e⁻1/250 माइक्रो t। ये मेरा I का एक्सप्रेशन निकल गया। लेकिन इसमें C जो है, जो इनिशियल वैल्यू है वो अननोन है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि स्विचिंग एक्शन से पहले क्या हो रहा था। तो स्विचिंग एक्शन से पहले स्विच क्लोज था और कैपेसिटर अपने स्टडी स्टेट में था।
और कैपेसिटर स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर आप लोगों को याद होगा CSO, ठीक है, तो कैपेसिटर जो है ओपन हो जाएगा। कैपेसिटर ओपन होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक पैरेलल सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कैपेसिटर अपने टर्मिनल के अक्रॉस 200 वोल्ट जो है वोल्टेज रखेगा, है ना। देख सकते हैं आप, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 200 वोल्ट, तो VC 0 माइनस 200 वोल्ट है। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सडनली वो वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता, यानी स्विचिंग एक्शन के बाद भी वो अपने टर्मिनल के अक्रॉस 200 वोल्ट मेंटेन रखना चाहेगा, ठीक है। अब अगर हम देख लें कि स्विचिंग एक्शन से पहले कितनी करंट फ्लो कर रही थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ओपन है, तो जो भी करंट होगी वो उसका अगर वैल्यू निकालना है, यानी 50 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रही थी, तो 200/50 करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि कैपेसिटर तो ओपन है, दूसरा कोई कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर करंट कितना हो जाएगा V/R। तो I ऑफ 0 माइनस, यानी स्विचिंग एक्शन से पहले जो करंट थी वो 4 एम्पियर की थी। क्लियर है। अब कैपेसिटर तो कुछ देर के बाद भी 200 वोल्ट ही मेंटेन कर रहा है, भले ही जो है मेरा स्विचिंग एक्शन के बाद सोर्स का काम तमाम हो गया, लेकिन ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है जिसका वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है, ठीक है। VC 0 प्लस भी 200 वोल्ट है, तो अगर आप VC 0 प्लस भी 200 वोल्ट ही पुट करेंगे तो I ऑफ 0 प्लस, यानी स्विचिंग एक्शन के जस्ट बाद जो करंट होगी वो भी कितना हो जाएगी 200/50, यानी 4 एम्पियर हो जाएगी। तो देखिए बात समझिएगा, कैपेसिटर को करंट से कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटर इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विथ करंट, इट इज जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन सेम वोल्टेज। कैपेसिटर VC 0 माइनस और VC 0 प्लस दोनों को 200 वोल्ट पे मेंटेन रख रहा है, उसके रिजल्ट में I ऑफ 0 प्लस और I ऑफ 0 माइनस जो है वो 4 एम्पियर रहेगी, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, तो I ऑफ t का जो कंप्लीट एक्सप्रेशन निकलेगा वो हो जाएगा 4 इंटू (e⁻⁻⁻1/250 माइक्रो t एम्पियर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। अब देखिए ज़रा गौर से कि जब आपने स्विच को ओपन कर दिया तो आपका सर्किट इस तरह से था। कैपेसिटर जो है उस वक्त में फुल्ली चार्ज था, क्योंकि कैपेसिटर स्टडी स्टेट में ओपन हो चुका था, यानी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 200 वोल्ट था मैक्सिमम। तो करंट जो होगी वो भी मैक्सिमम होगी 4 एम्पियर। इसीलिए देखिए इनिशियल करंट कितना निकाला आपने 4 एम्पियर, यानी जैसे ही आपने स्विच को ओपन किया है उस वक्त में करंट जो फ्लो कर रही थी 4 एम्पियर। अब वो करंट धीरे धीरे डीके होगी रसिस्टर के थ्रू वो करंट डीके होना शुरू होगी। और टाइम कांस्टेंट अगर आप निकालिएगा तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा R इंटू C करिएगा तो 0.25 मिली सेकेंड, यानी 5 टाइम कांस्टेंट। हम जानते हैं कि 5 टाइम कांस्टेंट में लगभग जो है वो अपना फाइनल वैल्यू अटेन कर लेता है। तो 5 टाइम कांस्टेंट में 1.25 मिली सेकंड के बाद इस एक्सप्रेशन में आप t का वैल्यू 5 टाइम कांस्टेंट रखिएगा तो आपको करंट का वैल्यू लगभग 0.03 एम्पियर आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1.25 मिली सेकंड के बाद इनिशियली करंट 4 एम्पियर था, लेकिन 1.25 मिली सेकंड के बाद करंट जो है 0.03 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को कई तरह से एनालाइज कर सकते हैं, सर्किट को कई तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला न्यूमेरिकल था। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल में भी वही चीज़ है कि स्विच को जो है एट t इज इक्वल टू 0 सडनली ओपन कर दिया जा रहा है और आपको I ऑफ t की वैल्यू बतानी है। t इज इक्वल टू 0 से पहले स्विच क्लोज था और सर्किट अपना स्टडी स्टेट वैल्यू अटेन कर चुका था, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 माइनस कैपेसिटर वाज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट। देखते हैं, तो दो कंडीशन है, t इज इक्वल टू 0 प्लस को पहले ले लेते हैं, आप t इज इक्वल टू 0 माइनस को भी पहले ले सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे चूंकि स्विच को आपने ओपन कर दिया तो 10 ओम भी ख़त्म, 50 वोल्ट भी ख़त्म, आपका सर्किट जो है इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बना। KVL लगा दीजिए, KVL लगाने के बाद आपको एक इंटीग्रल टर्म आएगा, उसको कैंसिल करने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट कर देने के बाद आपका एक्सप्रेशन जो है इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब चूंकि di/dt टर्म जो है डेरिवेटिव टर्म का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए 15 से डिवाइड कर देते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन आ गया। d/dt को हम कैपिटल D लिख सकते हैं और I को कॉमन लेके हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी फाइनली क्या आ गया d + 1/30 माइक्रो ऑफ I इज इक्वल टू 0। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि I इज इक्वल टू RHS में 0 है
तो इसमें IP यानी कि इसका स्टेडी स्टेट तो 0 होगा। आप खुद भी सोच सकते हैं कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, अब धीरे धीरे डीके करते करते वो 0 तक पहुंचेगा, यानी स्टेडी स्टेट तो 0 होना ही है। तो I इज इक्वल टू IC जब निकालेंगे आप तो C इंटू e⁻−30 माइक्रो टी आ जाएगा। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में C का वैल्यू जो होगा वो इनिशियल वैल्यू होगा। तो अब इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट किस तरह से था, देखिए कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। तो जब कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, अब हमको इस सर्किट में मोटा मोटी क्या है, सिर्फ 50 वोल्ट है, इधर का 10 ओम है और इधर का 10 ओम है। तो अगर हमको I ऑफ 0 माइनस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 50 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10। तो आप सॉल्व करिएगा तो I ऑफ 0 माइनस का वैल्यू आ जाएगा 2.5 एम्पेयर, यानी स्विचिंग एक्शन से पहले सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही थी वो 2.5 एम्पेयर थी। स्विचिंग एक्शन के जस्ट बाद क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये टोटल वोल्टेज था और यहाँ पर कितना ड्रॉप हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो VC ऑफ 0 माइनस निकालने के लिए 50 माइनस 2.5 इंटू 10 किए तो 25 वोल्ट आया, यानी VC 0 प्लस है ना, स्विचिंग एक्शन के बाद भी कैपेसिटर जो है 25 वोल्ट ही मेंटेन रखेगा। ठीक है, अब ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, VC 0 माइनस अगर 25 वोल्ट है तो स्विचिंग एक्शन के बाद भी कैपेसिटर 25 वोल्ट ही मेंटेन रखेगा। अब अगर यहाँ पर कैपेसिटर अपने टर्मिनल के अक्रॉस 25 वोल्ट मेंटेन रख रहा है, इस सर्किट में देखिए अगर आप यहाँ पर इस वोल्टेज को 25 वोल्ट मान रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 25 वोल्ट है, अगर तो करंट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस करंट का, दोनों पैरेलल में है ना, यहाँ पर ये देखिए ये अगर 25 है, यहाँ से यहाँ अगर 25 है तो 25/10 करेंगे, 25/10 का वैल्यू 2.5, यानी कि I ऑफ 0 प्लस भी 2.5 एम्पेयर होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, कैपेसिटर को करंट से कोई लेना देना नहीं, कैपेसिटर इज ट्राइंग टू मेंटेन सेम वोल्टेज, एज ए रिजल्ट I ऑफ 0 माइनस एंड I ऑफ 0 प्लस आर 2.5 एम्पेयर। ठीक है, तो यही C का वैल्यू हो जाएगा, आप उस एक्सप्रेशन में पुट कर दिए, I ऑफ t इक्वल टू 2.5 e⁻−1/30 माइक्रो टी। अच्छा, एक और बात, अब इसको हम अगर एनालाइज करना चाहें तो इसको हम समझ सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू 2.5 एम्पेयर है, करंट धीरे धीरे डीके होगा, टाइम कांस्टेंट निकालना चाहिए आप, तो टाइम कांस्टेंट कभी भी एट t इक्वल टू 0 प्लस वाला जो सर्किट है उससे निकलता है। तो R की वैल्यू हो जाएगी 15, 10 प्लस 5 और C का वैल्यू हो जाएगा 2 माइक्रो। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो निकलेगा 30 माइक्रो सेकेंड, वन टाइम कांस्टेंट। अगर आप 5 टाइप कांस्टेंट का वैल्यू यानी कि 30 इंटू 5 150 माइक्रो सेकेंड पुट करिएगा तो I5 टाउ की वैल्यू हो जाएगी 0.02 एम्पेयर, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2.5 एम्पेयर से 0.02 एम्पेयर तक 5 टाइम कांस्टेंट में करंट पहुंच जाएगी, करंट डीकेइंग नेचर की होगी। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा न्यूमेरिकल था। तीसरा न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है, एक असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, आंसर बाद में डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि पहले स्विच जो था वो 12 वोल्ट पे था, सडनली एट t इक्वल टू 0 आपने इसको पोजीशन 2 पे कर दिया, यानी एक तरह से शॉर्ट कर दिया। आपको बताना है कि करंट कितना फ्लो कर रही है, I ऑफ t का वैल्यू बताना है आपको, एक्सप्रेशन क्या आएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, लास्ट ईयर भी बल्कि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। आपको क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सर्किट आपको खुद से बनाना है कि एक डीसी वोल्टेज सोर्स जो है वो 2 मेगा ओम एंड 5 माइक्रो कैपेसिटर को सीरीज में फीड कर रहा है, कनेक्टेड है। आपको बताना है कि कैपेसिटर को अगर हम वोल्टेज को अगर हम शॉर्ट कर दें, यानी कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज रहेगा शुरू में, जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे तो वो डीके होना स्टार्ट होगा, तो 50% तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। यानी क्वेश्चन देखिए इस तरह का है कि इनिशियली एक V वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से मान लेते हैं हम लोग, आपका 2 मेगा ओम और 5 माइक्रोफैराड कनेक्टेड था, सडनली आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, तो कैपेसिटर तो अब तक चार्ज हो चुका था, कैपेसिटर अब धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तो कैपेसिटर अपने इनिशियल वैल्यू यानी कि जो फुल वैल्यू था, फुल वोल्टेज जो था उसका 50% पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सर्किट हम पहले बना चुके हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि एट t इक्वल टू 0 माइनस यानी कि स्विचिंग एक्शन से पहले कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, यानी कि फुल्ली चार्ज हो चुका था। जो भी यहाँ पर 10 वोल्ट 20 वोल्ट 100 वोल्ट जिस वोल्टेज का भी जो है डीसी था
वो उतना तक चार्ज हो चुका था, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। अच्छा, t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो गया, आपने शॉर्ट कर दिया 2 मेगा ओम और 5 माइक्रोफैराड को, ठीक है। तो अब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे। हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, r इंटू सी करेंगे, आप सॉल्व करिएगा इसको तो 10 सेकंड आएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा, अगर आपने एक्सप्रेशन सारे देखे हैं तो डीकेइंग नेचर का, क्योंकि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि डीके टू 50%, तो डीकेइंग नेचर का जो एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ, जहाँ पर टाउ का वैल्यू होता है r इंटू सी RC सर्किट में। तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप लोगों ने कैपेसिटर का डिफाइनिंग इक्वेशन देखा होता है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, जहाँ से Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूले को जो कि वोल्टेज में है, आप चाहें तो चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ, दोनों ही एनालॉगस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा जो ये Q जो है ना, एट एनी इंस्टेंट कितना चार्ज है, और Q नॉट जो है वो फाइनल कितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। तो कह रहा है कि जो आपका इंस्टेंट वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू के 50% के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा रहा है, यानी जो भी उसका फाइनल वैल्यू था Q नॉट, उसको 50% होना है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि Q इज इक्वल टू 0.5 Q नॉट, 50% है तो उसको 0.5 Q नॉट लिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर दे रहे हैं कि भाई Q का वैल्यू 0.5 Q नॉट होना चाहिए, यानी फाइनल वैल्यू का 50%। तो Q नॉट कट जाएगा, टॉ के जगह में हम वैल्यू निकाल चुके हैं 10 सेकंड, टॉ के जगह में हम 10 पुट किए। अब इसको सॉल्व किए तो Q कट गया, 0.5 इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई 10 आ गया। अच्छा, यहाँ पे चूंकि E है तो हम दोनों तरफ लॉग बेस E लगा दिए। लॉग बेस E लगाएं तो ये E कट जाएगा, लॉग बेस E 1 होता है इसका वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी बाई 10, और लॉग E 0.5 को आप लोग कैलसी से निकालिएगा तो उसका वैल्यू होता है माइनस 0.693, तो ये माइनस माइनस कट गया, T का वैल्यू आ गया 6.93 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर का जो भी चार्ज था उसको 50% पहुँचने में करीब 6.93 सेकंड लगेगा, ठीक है। 6.93 सेकंड में वो अपने इनिशियल वैल्यू यानी कि फाइनल वैल्यू का 50% पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आज का आखिरी न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, बात समझिएगा ज़रा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये स्विच को सडनली क्लोज किया गया, आपको बताना है कि I का वैल्यू 500 मिली एम्पेयर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड द टाइम व्हेन द करंट फ्रॉम द बैटरी रीचेस टू 500 मिली एम्पेयर। ये वाला करंट I का वैल्यू 500 मिली एम्पेयर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले भी हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 प्लस, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं इस ब्रांच की करंट I1 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच में कोई भी एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट नहीं है, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा, पैरेलल सर्किट है, ये सोर्स जो है इस ब्रांच के लिए और ये दोनों कंपोनेंट के लिए पैरेलल में कनेक्टेड है, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा 10/50 इक्वल टू 0.2 एम्पेयर। इसको आप 200 मिली एम्पेयर भी कर सकते हैं, तो I1 तो 200 मिली एम्पेयर है। अच्छा, जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा। I2 निकालने के लिए इनिशियली I2 की वैल्यू हो जाएगी 10/70 यानी कि 0.143, यानी इनिशियली इस ब्रांच में 0.143 करंट फ्लो कर रहा था और इस ब्रांच में 0.2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था, यानी टोटल करंट कितना हो गया, I का वैल्यू इनिशियली 0.343। अब इस 0.343 को 500 मिली एम्पेयर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है। अच्छा, ये 200 मिली एम्पेयर वाला यानी जो I1 है वो तो चेंज होने से रहा, क्योंकि उसमें कोई भी एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट नहीं है। जो भी चेंज होना है इसकी वजह से होना, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो हम इस तरह से ये एक्सप्रेशन लिख लिए कि भैया हमको 500 मिली एम्पेयर तक पहुँचना है और I1 मेरा 200 मिली एम्पेयर है, तो I2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 300 मिली एम्पेयर होना चाहिए। यानी I2 शुरू में जो था 0.143, उसको 0.143 से 300 मिली एम्पेयर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो I2 का केस में हम जानते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग देखे होंगे,
RC सर्किट वाले में कि I2 का वैल्यू होता है V/R इंटू e⁻⁻t/τ। तो सबसे पहले टाउ निकाल लेते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सिर्फ इस ब्रांच को देखना है आपको, ठीक है। R इंटू सी किए तो वैल्यू निकल गया 0.007 सेकेंड्स, ठीक है। I2 की वैल्यू हम पुट कर दिए 300 मिली एम्पेयर को आप 0.3 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व किए आप तो कुछ आ गया 2.1 इज इक्वल टू e⁻t/0.007, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने लॉग बेस ई लगा दिया। लॉग बेस ई लगाने से ये लॉग बेस ई और ये ई कट गया, यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में आ जाएगा -t/0.007 और आप लॉग बेस ई 2.1 का वैल्यू कैलसी से निकालेंगे तो आपको आएगा 0.742, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन के साथ 5.149194 इंटू 10⁻³ Rn डेफिनेटली नेगेटिव साइन रहेगा, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस वजह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं 5.2 मिलीसेकंड। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 5.2 मिलीसेकंड के बाद, स्विचिंग एक्शन के 5.2 मिलीसेकंड के बाद आई की वैल्यू, जो बैटरी से जो करंट निकल रही है उसकी वैल्यू 500 मिली एम्पेयर हो जाएगी। तो ये था आज का न्यूमेरिकल। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कैपेसिटर का केस थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होता है, ध्यान से वीडियोस को सुनिए, समझिए, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। अब असाइनमेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक असाइनमेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। यहाँ पर ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इन 5 असाइनमेंट क्वेश्चन को बना लेने के बाद आप अच्छा खासा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।